हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ऊपर चर्चा किया था और मैंने आपको वीडियो के अंत में ये बताया था कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है, ये दोनों मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। जैसे और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में भी है। लॉ ऑप्शनल के पेपर नंबर 1 में ये दो सॉरी पेपर नंबर 2 में, पेपर नंबर 1 नहीं, पेपर नंबर 2 में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो टॉपिक्स है। सो आज इस वीडियो में हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है इन द सेंस कि इसके जो इसेंशियल्स हैं उसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा अ, आपके पेशेंस का रिक्वायरमेंट होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोगों को समझना पड़ेगा। अ, तो उससे पहले एक बात और है, उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस वीडियो का रिकैप था उसको कर लेते हैं। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ऊपर चर्चा किया था, जिसको हम लोगों ने ट्रेसपास इन टॉर्ट लॉ पार्ट 2 के अंदर डिस्कशन किया था। इसके इसी क्रम में हम लोग ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है वो एग्जाम्स में साथ में पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ केसेस में सिमिलैरिटीज होती हैं और इसी वजह से इन दोनों को साथ में पूछ लिया जाता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन जो यूपीएससी के 2019 में आया था, ये क्वेश्चन, इसको हम लोग एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सब तो इस क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स कि mere physical boundaries are not the essential requirement to constitute the tort of false imprisonment, but psychological boundaries too are enough in this regard. Critically examine. हिंदी में है कि मिथ्या कारावास के अप्रकृत्य घटित होने में केवल भौतिक सीमाएं ही आवश्यक नहीं है, अपितु इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी काफी होती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि फिजिकल बाउंड्री में किसी को डिटेन करना या किसी को उसमें एक तरह से उसको कन्फाइन करना, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए जरूरी, मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में फिजिकल बाउंड्री में कन्फाइन करना जरूरी नहीं है। आप अगर किसी को साइकोलॉजिकली भी कन्फाइन कर देते हैं तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है वो कंफ्यूज करने के, थोड़ा सा स्टेटमेंट और करेक्ट होना चाहिए था, स्टेटमेंट उतना करेक्ट नहीं दिया गया था। खैर, कहने का जो मतलब है वो यही है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हमने देखा था कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में फिजिकल बैरियर्स भी होता है और साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकता है। जैसे कोई रूम में आपको कन्फाइन नहीं किया गया, आपके घर में ही अगर कोई पर्सन बाहर किसी पर्सन को कुछ दूर पे खड़ा कर देता है, उसको वहां पे तैनात कर देता है कि आप अगर बाहर निकले तो फिर वो आपको शूट कर देगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है? यहाँ पे तो आप अपने घर में हैं, कोई कन्फाइन, आप अपने घर में कैसे कन्फाइन हो गए, है ना। तो लेकिन चूंकि बाहर निकलने पे आपको पता है कि बाहर निकलने पे मुझे शूट कर दिया जाएगा, तो ये आपके साइकोलॉजिकल माइंड में आपको क्या किया गया, आपके माइंड में एक बैरियर क्रिएट किया गया जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है ना। तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है। तो इसमें हम लोग यही कुछ डिस्कस करेंगे और इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा। एक इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से दे सकते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज द एक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल इन अ बाउंडेड एरिया विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी और जस्टिफिकेशन। उसके बाद ट्रेडिशनली पुराने समय में पुराने कुछ केसेस आप देखेंगे तो फिजिकल बैरियर्स को एसोसिएट किया जाता था, है ना, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट हो। लेकिन जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स था उसको बाद वाले केसेस में साइकोलॉजिकल बैरियर्स को भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए सफिशिएंट माना जाने लगा। और उसके बाद आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि फिजिकल बाउंड्रीज में क्या है, आप किसी को एक्चुअली में रूम में रिस्ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज में क्या है कि आप किसी पर्सन को इसलिए उसके मन में इस तरह से डर बना दे रहे हैं, कोर्स कर दे रहे हैं उसको, या इंटिमिडेशन कर दे रहे हैं ताकि वो जो है बाहर न आए, है ना। जैसे सिक्योरिटी गार्ड स्टैंडिंग एट ओनली एग्जिट ऑफ अ बिल्डिंग, है ना। एक बिल्डिंग है जहाँ पे बिल्डिंग से एग्जिट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको बाहर नहीं जाने दे रहा है, मतलब बाहर नहीं जाने देगा, है ना। वो साइकोलॉजिकल फियर आपके मन में या कोअर्शन या इंटिमिडेशन वो आपके मन में दिमाग में बैठा दे रहा है। उसके बाद आप केसेस डाल सकते हैं। ये केस हम लोगों ने डिस्कस ऑल्दो नहीं किया था, लेकिन ये केस आप सर्च करके डाल सकते थे इस केस में, या और भी जो अदर केस आपको लगता है, कोई भी केस
और भी डिफरेंट केस हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि कुछ नए केस को डाल देते हैं ताकि आपके पास कुछ केस लॉज़ भी एक्सेस में आ जाए। तो हर्ड वर्सेस वियरडेल स्टील कोल एंड को कंपनी लिमिटेड 1915 का केस है। इस केस में जो है प्लेंटिफ को एम्प्लॉयर के द्वारा कहा गया, मतलब प्लेंटिफ बेसिकली एम्प्लॉई था उसमें, तो एम्प्लॉयर के द्वारा कहा गया कि वो किसी कंपनी के प्रीमाइस को छोड़ के अभी नहीं जा सकता है ना? कोई बैरियर उसको नहीं था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो निकलेगा तो उसका जॉब जो है वो खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको ये पता था कि अगर वो ऑफिस से बाहर जाता है तो उसको उसके जॉब में खतरा है, तो इसलिए वो क्या है, उसके एक तरह से आपने एम्प्लॉयर के द्वारा उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था साइकोलॉजिकल मीन्स से, है ना? इसी तरह से आर वर्सेस ब्राउनवुड कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ एनएचएस ट्रस्ट, है ना? इस केस में एक पर्सन को जो कि ऑटिज्म से पीड़ित था, उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब वो वहां से फिजिकली रिस्ट्रेन नहीं था, लेकिन उसको जो वहाँ का हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट था, जो स्टाफ का बिहेवियर इस तरह से हो क्रूअल बिहेवियर था या हार्श ट्रीटमेंट था, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। सो उसको क्या था, साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में, उसके मन में कोर्सन पैदा किया गया था, है ना? फियर पैदा किया गया था। सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड दैट इज ऑल्सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन इज, आप इस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि while physical boundaries are the traditional makers of false imprisonment, modern legal interpretation recognize that psychological barriers can also constitute false imprisonment. This recognition ensures that individuals' liberty is protected not just from physical coercion but also from the mental and emotional manipulation, है ना? और फाइनली आप इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते थे, है ना? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 15 मार्कर्स में आया था, तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट इसके लिए जो दिया गया होगा वो 150 वर्ड्स के आसपास दिया गया होगा। यूपीएससी में शब्द सीमा होता है या 200 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं दिया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और इस टॉपिक के अंदर डिटेल में जाने से पहले कुछ बातें जो जानना जरूरी है वो हम कर लेते हैं, ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आसानी हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन डिस्कस करेंगे, तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन डिस्कस करते समय हमें एक साथ दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक तो फर्स्ट केस होगा, और फर्स्ट केस के में जो पर्सन है जिसके ऊपर केस किया गया था, वो जो है अगली बार उस केस के अगेंस्ट में, उस केस के वजह से एक दूसरा केस फाइल करेगा कि और अदर पर्सन जिसने उस पर केस किया था उसके ऊपर वो फाइल करेगा, क्योंकि उसने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया था, और इस पे वो क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, कंपनसेशन क्लेम करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी केस देखेंगे वहां पे दो केस इन्वॉल्व होगा। एक तो पहला वाला केस जो एक्चुअल केस था, और उसके बाद उसके रेफरेंस, मतलब उसके अगेंस्ट में, क्योंकि उससे पर्सन को लॉस हुआ जिसके ऊपर केस किया गया था, एक झूठा केस किया गया है ना, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन इसका हिंदी होता है। तो ये जो अभियोजन किया गया वो फॉल्स था, मैलिशियसली किया गया। तो इसके अगेंस्ट में जब केस किया जाएगा, तो सेकंड वाला जो केस होगा उसमें जो प्लेंटिफ होगा और जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ होगा वो कंपनसेशन बेसिकली क्लेम करेगा डिफेंडेंट से, है ना? और कोर्ट से ये क्लेम करेगा, कोर्ट के पास ये अपना पॉइंट रखेगा कि जो पर्सन था जिसने मुझे इस केस में फंसाया था या केस में मेरे ऊपर केस किया था, उसने फर्जी केस किया था, उसने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया था, और इसके लिए मुझे डिफेंडेंट से कंपनसेशन अवार्ड किया जाए। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी केस डिस्कस करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये टॉपिक थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है ना? वैसे देखिए, अगर टॉपिक को इस तरह से डिस्कस करें कि आपको केवल एग्ज़ाम में हेल्प हो, है ना? वो भी बड़े एग्ज़ाम्स में तो आपको नहीं ही हेल्प होगा उससे। तो डायरेक्ट 10 मिनट में टॉपिक खत्म किया जा सकता है कि सबसे पहले एक डेफिनिशन दे देंगे, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? उसके बाद उसका एसेंशियल्स दे देंगे, एसेंशियल्स को थोड़ा बहुत 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में बता दिए, और उसके बाद कुछ केस लॉ दे दिए, कहानी खत्म। लेकिन इससे आपका जो मानसिक क्षमता है, जो सोचने का क्षमता है, जो एडवोकेसी में रिक्वायरमेंट है, जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं, उस समय रिक्वायरमेंट है, वो आपका फुलफिल नहीं होगा। फिर वही बात होगा कि आप एक बार मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आप जुडिशियरी के लिए पढ़िएगा, फिर एक बार यूपीएससी के लिए पढ़िएगा, फिर अगर यूजीसी नेट देना है वहां पढ़िएगा, फिर कोई लॉ ऑफिसर का एग्जाम देना है फिर वहां पढ़िएगा, अगर आपको पीएचडी में रिसर्च करना है तो फिर वहां पढ़िएगा। मतलब बिना बेसिक नॉलेज के वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहां पे आपको पहले नॉलेज होगा तो फिर आप इजिली अपना थेसिस जो है बना सकते हैं। और इस तरह से आपको हर जगह अलग अलग बार पढ़ना पड़ेगा। वैसा सिस्टम में पढ़ाई करना
बिल्कुल बेवकूफ़ी है, वो मूर्खतापूर्ण कार्य है। एक बार पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि एग्ज़ाम कोई भी हो, है ना? वो आपको वहाँ पे हेल्प करे, है ना? 1 आध 2 क्वेश्चन कुछ चीज़ 5% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि कोई भी प्लेयर है, जब वो क्रिकेट में मान लीजिए प्रैक्टिस करता है या फुटबॉल में प्रैक्टिस करता है, तो ऐसा थोड़े ही है कि वो अगर इंडिया में खेलेगा तो अलग तरीके से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेगा तो अलग तरीके से खेलेगा, नहीं। है ना? वो एक बार प्रैक्टिस करता है, उसके बाद कोई भी गेम आप खिलवा लीजिए, कहीं भी खिलवा लीजिए, कोई वर्ल्ड कप हो, है ना? उससे फ़र्क उतना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से पढ़ाई करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आइए अब हम शुरू करते हैं बिना बकवास किए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रेंड्स इसमें डेफिनिशन देखेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना? बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है ना? और कन्फ्यूजन से घबराना नहीं है ना? अगर लॉ के सब्जेक्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में किसी को हर चीज़ क क्रिस्टल क्लियर है, इसका मतलब वो उसको समझ ही नहीं है। दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है, केवल कन्फ्यूजन है, तो भी दिक्कत है, केवल क्रिस्टल क्लियर है, वो भी दिक्कत है। कन्फ्यूजन और जो क्लियर, ये दोनों होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, है ना? मतलब कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन होने का मतलब है कि आप उस एरिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं और अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपके लिए स्टैटिक हो गया है, वो अब डायनामिक नहीं रहा। वो सब्जेक्ट अब मृत्यु की अवस्था में चला गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं, है ना? ये सब जानना भी ज़रूरी था, वो शुरुआत का 10 मिनट या 15 मिनट गया होगा तो वो बकवास नहीं था, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रेफरेंस में ही आप किसी चीज़ों को बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग फाइनली शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के मीनिंग को समझते हैं। बेसिकली मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने से रिलेटेड है, वैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करने से रिलेटेड है या इनिशिएट करने से रिलेटेड है, जो किसी पर्सन, सपोज कीजिए उस पर्सन को ए मान लेते हैं हम लोग, तो किसी पर्सन के द्वारा किसी अनदर पर्सन, उस अनदर पर्सन को बी मान लीजिए, तो ए के द्वारा बी के अगेंस्ट जो है रॉन्गफुल या इम्प्रॉपर मोटिव से, है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करना है ना? वैसा जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने से रिलेटेड है जहां पे किसी पर्सन ए के द्वारा किसी दूसरे पर्सन बी के अगेंस्ट रॉन्गफुल या इम्प्रॉपर मोटिव से वो सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है ना? और इसमें जो है बिना कोई कारण के, है ना, विदाउट प्रोबेबल कॉज, जिससे कि वो पर्सन जीत सकता था, ऐसा कोई भी प्रोबेबल कारण नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो केस करता है दूसरे पार्टी के अगेंस्ट, है ना? यानी ए जो है, ए के पास कोई प्रोबेबल कारण नहीं है केस करने का, है ना? रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कारण नहीं है केस फाइल करने का बी के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइल करता है। अब ये डिटेल में हम लोग समझेंगे, जब की एलिमेंट समझेंगे तो प्रोबेबल कॉज़ क्या है, रीज़नेबल, उसका सारा केस लॉ देखेंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन ये जो डेफिनिशन, ये बेसिक डेफिनिशन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहें तो क्या? तो दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रोसिक्यूशन है या जो केस होता है इसमें, उसमें प्रोसिक्यूटर के द्वारा बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के मेलिशियस इंटेंशन से, मेलिशियस इंटेंशन विलफुली हो सकता है, रेकलेसली, है ना, चार्जेस लगाए जाते हैं और प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाया जाता है, या प्रोसिक्यूटर को ये पता होता है कि जो रिजल्ट वो चाहता है वो गलत है ना? जो केस लाता है उसको पता होता है कि वो जो रिजल्ट चाहता है वो गलत है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये लीगल सिस्टम का यूज करके किसी को भी अनफेयरली जो है हार्म पहुंचाना है, उससे रिलेट करता है ना? और इसलिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि लॉ वो चीज परमिट नहीं करेगा जो लॉस के माध्यम से आप नहीं ले सकते हैं, है ना? लॉ के प्रोसेस से आप कुछ और वर्क करना चाहते हैं, सो दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। इसलिए मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को टॉर्ट या रॉन्ग माना जाता है और माना गया है, ताकि किसी भी पर्सन के लीगल सिस्टम के एब्यूज, किसी भी पर्सन को लीगल सिस्टम से जो एब्यूज है उससे बचाया जा सके, और साथ ही साथ इंडिविजुअली को मेलिस या बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के अगर लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लाया जाता है तो उससे भी उसको बचाया जा सके। अब एक केस है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसका जो साइटेशन है वो 2007 एससी 976, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय, है ना? तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के टॉर्ट का दो इसेंशियल एलिमेंट्स है। जो कोर एलिमेंट्स उन्होंने बताया, वो ये बताया कि सबसे पहला कि द एब्सेंस ऑफ प्रोबेबल कॉज, एब्सेंस ऑफ प्रोबेबल कॉज, यानी कोई संभावित
या प्रोबेबल कारण एग्जिस्ट नहीं करता हो प्रोसिक्यूशन या सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, पहला। और जो दूसरा है वो है फेवरेबल टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द डिफेंडेंट, है ना। यानी जो पहला वाला केस का यहाँ बात किया गया है, उस पहला वाला केस में उस पर्सन जिसके ऊपर केस किया गया, फॉल्स केस किया गया, जो पक्ष जो जजमेंट आता है या जो डिसीजंस आते हैं, वो किसी भी तरह से जो है वो डिफेंडेंट के फेवर में गया, मतलब जो पर्सन जो जिसके ऊपर केस किया गया था उसके पक्ष में जजमेंट जाता है ना। क्योंकि फॉल्स केस था तो जाहिर सी बात है, अगर फॉल्स केस था तो जजमेंट तो डिसीजंस तो उनके अगेंस्ट ही जाएगा, है ना। तो दो ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसलिए जब भी कोई रॉन्गफुल क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में कोई भी रॉन्गफुल क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में इम्प्रॉपर पर्पज या बिना किसी प्रोबेबल कारण के फाइल किया जाता है और वो सूट प्रोसीडिंग डिफेंडेंट के फेवर में गया हो, तो वो डिफेंडेंट अब प्रोसिक्यूटर के ऊपर इस टॉर्ट के अंदर डैमेजेस क्लेम कर सकता है ऑन द ग्राउंड की मेलिशियस यूज ऑफ लीगल सिस्टम। इस ग्राउंड पे, है ना, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड पे वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो टर्म में भी डिफरेंसेस बताया। एक टर्म है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन और दूसरा है एब्यूज ऑफ प्रोसेस, है ना, एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। सो इन दोनों टर्म के बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंसेस बताया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए एक्शन लाना और एब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए एक्शन लाना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस को बताया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में मेलिशियसली लीगल इश्यूज को इनिशिएट करवाया जाता है, जबकि एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लीगल प्रोसेस है उसको ऐसे उपयोग किया जाता है जिससे कि कोई पर्पज फुलफिल हो सके, है ना। वैसा पर्पज जो लॉ का पर्पज नहीं हो सकता है ना, लॉ का पर्पज नहीं हो सकता है, वैसा पर्पज फुलफिल करना है। और लीगल प्रोसेस इम्प्रॉपर यूज से लीगल प्रोसेस को जो रेगुलर प्रोसेस है लॉ का उसको इफेक्ट किया जाता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इसको और हम लोग समझ लेते हैं और क्लैरिफाई करने के लिए और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसमें रॉन्गफुल इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स विथ मेलिस एंड विदाउट रीजनेबल कॉज, ये इन्वॉल्व होता है ना। और एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें जो इम्प्रॉपर यूज होता है लीगल प्रोसीजर का फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, है ना, अल्टीरियर मोटिव से जो लीगल प्रोसीजर है उसका यूज होता है। और इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन का संभावना होता है ना। इसलिए लॉ जो है मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, इस तरह के लॉज जो है वो निर्माण करता है। जैसे आप एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे हम लोग कुछ सिनेरियोज कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे इस सिनेरियो को देखिए, इसमें क्या है कि जॉन एक जॉन का जो है अपना कुछ विवाद रहता है ना, साराह से। तो वो क्या करता है, साराह को थेफ्ट के लिए जो है एक्यूज करता है, मतलब थेफ्ट का आरोप उसके ऊपर लगाता है। जॉन जानता है सारा इनोसेंट है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है लीगल एक्शन लाता है ताकि उसको किसी भी तरह से उसको जो है हानि पहुंचाया जा सके। और सारा जो है वो उसके ऊपर ट्रायल चलता है और फाइनली जो है कोर्ट उसको इनोसेंट पाता है और केस को डिसमिस कर देता है। अब सारा जो है वो जॉन को सू कर सकती है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि जो इनिशिएशन किया गया था लीगल प्रोसीडिंग्स का वो मेलिस इंटेंशन के साथ किया गया था, बिना कोई कारण के, है ना, बिना विदाउट प्रोबेबल कॉज, कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे उसको पे केस किया जा सकता था। और इसलिए और इसके से जो है सारा को जो है वो डैमेजेस हार्म सफर हुआ, तो अब वो केस ला सकती है। तो दो केस हुआ फ्रेंड्स, अब देखिए। पहला केस जो ऊपर वाला केस हुआ थेफ्ट वाला, और दूसरा केस क्या होगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का। पहला केस जॉन के द्वारा सारा के ऊपर किया जाता है और दूसरा केस सारा जो है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करेगी। अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करेगी, मतलब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए डैमेजेस क्लेम करेगी बेसिकली। तो सारा जो है सेकंड केस करेगी जॉन के ऊपर। तो फ्रेंड्स सेकंड केस देखते हैं हम लोग, सेकंड सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में क्या है कि दो पर्सन है, माइक और एना, दोनों बिजनेस कंपटीटर होते हैं, मतलब दोनों इसी तरह के बिजनेस में कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि माइक जो है वो एना के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लेम करते हैं ना। वो कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया एना के द्वारा, और माइक के ट्रू इंटेंशन को
ये नहीं था, माइक का ट्रू इंटेंशन जो था वो ये नहीं था कि केस जीता जाए, बल्कि उसका ये था कि बट टू कोर्स द आना इनटू गिविंग अप ल्यूक्रेटिव बिजनेस डील। यानी किसी तरह से जो है आना जो है वो एक बिजनेस डील जिसमें माइक शामिल होना चाहता था, उस डील को वो छोड़ दे। यही उसका मेन मकसद था माइक का। और जब लिटिगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, माइक जो है वो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करता है कि किसी भी तरह से प्रोसीडिंग्स डिले हो, है ना? ताकि आना से उसका सेटलमेंट हो जाए, बिजनेस डील हो जाए। और ये जो लीगल प्रोसेस का मैनिपुलेशन है ना? बार-बार डिले करना प्रोसीडिंग्स को, ये मैनिपुलेशन जो है लीगल प्रोसेस का, ये अल्टीरियर मोटिव से किया जा रहा है ना? रेदर देन जेन्युइन परस्यूट ऑफ अ लीगल राइट, है ना? लीगल राइट पाने के लिए नहीं, बल्कि अल्टीरियर मोटिव से किया जा रहा है। तो ये जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्योंकि यहाँ पे आप डिले कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, आप अदर टाइप ऑफ मीन्स एंड मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह से आपका जो अल्टीरियर मकसद है, आपका जो मकसद है कि हम जो है एक डील, बिजनेस डील कर लें, उसके लिए आप दबाव बनाने के लिए अपोजिट पार्टी के लिए केस करते हैं। तो ये क्या है? अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस है, अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। तो आना जो है माइक के ऊपर अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए केस कर सकती है, क्योंकि जो है माइक के द्वारा लीगल सिस्टम को अब्यूज किया गया इम्प्रॉपर इंड पाने के लिए। और आना को अगर लॉस होता है तो सी कैन डेफिनेटली फाइल अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना? तो यही था फ्रेंड्स, दोनों जो टर्म्स थे, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया था। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको क्लैरिफाई किया गया, और हम लोगों ने सिचुएशंस को देख करके ये समझ भी लिया कि दोनों के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है। अब आइए हम लोग मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो टॉर्ट है उसका मेन पर्पज क्या है। सो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाया जाता है या फॉल्स केस किया जाता है, तो उस पर्सन को काफ़ी डैमेजेज़ होगा। और साथ ही साथ लॉ के लिए भी ये एक समस्या है, क्योंकि लॉ का ही गलत यूज़ करके किसी पर्सन को जो है प्रॉब्लम्स दिया जा रहा है या डैमेजेज़ हार्म करवाया जा रहा है। तो इसलिए इस जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट है, इसको लॉ के मिसयूज़ से को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली जो इसका पर्पज़ है वो है प्रिवेंट द मिसयूज़, है ना? द लॉ डिस्करेजेस द रॉन्गफुल इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर इम्प्रॉपर पर्पज़, है ना? इम्प्रॉपर पर्पज़ेज़ के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएशन होता है उसको रोकने के लिए, और प्रोटेक्ट इनोसेंट इंडिविजुअल्स, है ना? और जो वैसे इंडिविजुअल्स जो इनोसेंट है बेसिकली, जिनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर किया गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक राइट प्रोवाइड की जाएगी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का के के लिए टॉर्ट लाने का, जिसके बाद वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है उसमें अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस टर्म्स में इनको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनसक्सेसफुल तो क्या सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं होता है? देखिए, सिविल प्रोसीडिंग्स में भी होता है ना? सिविल प्रोसीडिंग्स में भी कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसिकली मेलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है, जिसको हम टर्म्स में अगर देखें तो वो हम टर्म्स यूज़ करते हैं मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स, जिनको बोला जाता है ना, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के बजाय उनको मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स बोला जाता है। तो अगर हम बात करें मेलिशियस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की या दूसरे जो है मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस एज सच नहीं है, इन द सेंस कि दोनों ही केस में जो डैमेजेस मिलेगा वो डैमेजेस अवार्ड की जाएगी, या जो कंपनसेशन मिलेगा वो दिया जाएगा। दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो किया जाएगा, है ना? लेकिन कुछ डिफरेंसेस, कुछ बातें हैं जो समझना जरूरी है। जैसे फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीडिंग्स में ऐसा क्या है जिससे कि जनरली मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट अवेलेबल नहीं होता है उसमें। देखिए, होता क्या है कि सिविल प्रोसीडिंग्स जो है उसमें प्लेंटिफ को ही सारा लिटिगेशन का कॉस्ट बियर करना पड़ता है, और ये एक बड़ा कारण है जो किसी भी पर्सन को मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स लाने से डिटर करता है ना, उसको डराता है, उसको डिस्करेज करता है ना? मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई पर्सन मेलिशियसली कोई केस किसी को फंसाता है सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर, किसी के ऊपर फॉल्स केस करता है, तो उसको खुद ही अपने जो कॉस्ट है उसको बियर करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए याद रखिए, हम यहाँ फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, सेकंड केस की नहीं। सेकंड तो ऑब्वियसली उसको डैमेज होगा तो करना चाहे करेगा, है ना? लेकिन फर्स्ट केस में जब प्लेंटिफ को खुद ही अपने सूट, अपने लिए जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो खुद ही उसको अ, लगाना पड़ेगा, तो फिर उस वजह से वो डिस्करेज होगा। इसलिए ये माना जाता है कि सिविल प्रोसीडिंग्स में कोई भी पर्सन
अननेसेसरीली किसी को मैलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा किसी के अगेंस्ट, है ना? उसके अगेंस्ट मैलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, है ना? लेकिन अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें फ्रेंड्स, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर हम जानते हैं कि एक बार जब लॉ मोशन में आ जाता है ना? तो उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना? स्टेट का ड्यूटी आ जाता है और स्टेट अपने नाम पर जो है वो प्रोसीडिंग्स चलाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो कॉस्ट है वो स्टेट बियर करता है और इसलिए मैलिशियस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ज़्यादा महत्व है, मैलिशियस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ज़्यादा जो है केसेस देखने को मिलता है। हालाँकि अगर हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे जो लिटिगेशन का कॉस्ट है, वो वास्तविकता में कंपनसेशन के तौर पे नहीं देखा जा सकता है क्योंकि उसमें जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है लेकिन जो उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है वो काफ़ी हाई स्टेक पे है या फिर जो उसमें रेपुटेशन इन्वॉल्व है या जो भी उसमें अदर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगर किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर लगता है ना? तो उस केस में क्या है इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी जो प्रोसीडिंग्स है वो अगर लगता है तो उसमें क्या है डायरेक्ट लॉस होगा किसी भी पर्सन के रेपुटेशन पे, है ना? और इससे क्या होगा उनके लिए बाद में जो है जो उनके रेपुटेशन खराब होने की वजह से उनका पूरा का पूरा बिजनेस लॉस हो सकता है या वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में, है ना? या नहीं भी है अगर मान लीजिए कि जाहिर सी बात है अनसक्सेसफुल प्रोसीडिंग्स होते हैं, है ना? क्योंकि हमने फर्स्ट ही में देखा कि जो केस जो है खत्म होना चाहिए वो डिफेंडेंट के फेवर में होना चाहिए फर्स्ट, जो डिफेंडेंट के फेवर में होना चाहिए, है ना? तो इसलिए इन केसेस में भले ही डिफेंडेंट के फेवर में गया लेकिन उनको रेपुटेशन का लॉस तो हुआ क्योंकि उनको कोर्ट के अंदर उनका नाम गया, है ना? सो दैट विल बी लॉस, डायरेक्ट लॉस। इसी तरह से अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर, है ना? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर ली जाती है। तो इन केसेस में भले ही वो सिविल प्रोसीडिंग्स है लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है ना? यहाँ पे हम ये नहीं मान सकते कि जो लिटिगेशन का कॉस्ट है वो इतना इम्पैक्टफुल होगा कि वो उनको डिटर करेगा, उनको डिस्करेज कर देगा, है ना? है ना? तो ये बातें हैं। और आप अगर खुद से भी सोचें तो मैलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स में फ्रेंड्स जो है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का होने का ज़्यादा संभावना है ना? अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। अब देखिए केस है फ्रेंड्स सीबी अग्रवाल वर्सेस वीपी कृष्णा कपूर, है ना? एक केस है आप देखेंगे आरके पांगिया में पेज नंबर 219 पे 24th एडिशन 2017 की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका एडिशन अलग है तो आप उसमें ढूंढ लीजिए। आगे में आप जब ढूंढेंगे तो सीबी अग्रवाल वर्सेस पी कृष्णा कपूर, सीबी अग्रवाल वर्सेस पी कृष्णा कपूर ये केस है और इसको मैंने यहाँ पे अटैच किया है, मतलब केस का नाम नहीं यहाँ मैंने लिखा है लेकिन आप देखेंगे इसको, वैसे हम लिख भी देते हैं यहाँ पे सीबी अग्रवाल वर्सेस पी कृष्णा कपूर, सीबी अग्रवाल सीबी अग्रवाल वर्सेस पी कृष्णा कपूर। दिस इज द केस। सो दिस इज द केस जो दिया हुआ है और इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आप उस पैराग्राफ को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि वो उस तरह का जो पैराग्राफ है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट वो पैराग्राफ दे देगा और फिर आपसे जो पूछना है वो पूछेगा, तो आपको पैराग्राफ पहले से पता रहेगा तो आपके लिए एक अच्छा बात होगा, है ना? तो देखिए होता क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि लीगल प्रोसेस का जो अब्यूज़ है वो कब माना जाएगा? कब माना जाएगा लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ हुआ? तो देखिए अभी तो हम लोगों ने देखा भी है, दोनों टर्म में हम लोग डिफरेंस समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो लीगल प्रोसेस का जो अब्यूज़ है वो होता है जब लीगल प्रोसेस का यूज़ करके कुछ ऐसे पर्पज़ लॉ लॉ के द्वारा वैसे पर्पज़ जो रियल पर्पज़ नहीं होता है लॉ का, है ना? तो कुछ अल्टर पर्पज़ जैसे एक्सटॉर्शन, है ना? आप किसी से घूस ले रहे हैं, मतलब किसी को डरा-धमका के जो है रिश्वत ले रहे हैं। ऑपरेशन, है ना? या किसी पे आप किसी को ऑप्रेस कर रहे हैं, किसी के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन मीन्स आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, है ना? एक्सटॉर्शन, ऑपरेशन और एनी अदर इम्प्रॉपर एंड। तो ये सारे जो है वो लीगल प्रोसेस के अब्यूज है ना? लीगल प्रोसेस के अब्यूज है जिसमें कुछ इम्प्रॉपर परिणाम पाया पाया जा सकता है ना? इम्प्रॉपर परिणाम पाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें फ्रेंड्स तो जो लीगल प्रोसेस के अब्यूज है से कोई ऐसा पर्पज रखना है जो लॉ उसमें रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेगा, है ना? उसमें लॉ वैसा रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि आप किसी के ऊपर केस करते हैं इसलिए कि आप किसी से बिज़नेस डील करेंगे,
है ना? आप किसी से मनी एक्सटॉर्ट करेंगे, आप किसी को ऑप्रेस करेंगे, ये लीगल मीन्स में तो ऐसा कभी नहीं है ना? भले ही चाहे कितना भी क्रिमिनल केसेस क्यों ना हो, वहाँ पे लॉ कभी भी आप देखते हैं एक्यूज्ड के फेवर में ओरिएंटेड होता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, है ना? क्रिमिनल लॉज़ में वो भी एक्यूज्ड के प्रति, है ना? जब तक कि वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता। गिल्टी साबित होने के बाद भी, है ना? आफ्टर कन्विक्शन उसके बाद भी अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना? डेथ पेनल्टी के केस में भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो लॉ का वैसा एंड हो ही नहीं सकता है। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये बात आप ध्यान में रखें। ये पैराग्राफ आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक केस है फ्रेंड्स, गेनू गणपति वर्सेस बी वर्सेस बालचंद जीवराज। उसी के बाद आप देखेंगे सीबी अग्रवाल के बाद ही ये केस दिया हुआ है। और ये जो केस है ये यहाँ का केस नहीं है बेसिकली, है ना? ये तो मैंने आपको वहाँ का सीबी अग्रवाल वाला बता दिया। अब जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं वो है गेनू गणपति बालचंद जीवराज वर्सेस जीवराज, है ना? सो एआईआर 1981 बॉम्बे 170। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग के लिए इसेंशियल्स को बताया है। मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स में इसेंशियल्स क्या है उसको बताया है। बेसिकली कुछ एसेंशियल्स बताया है, लेकिन उससे पहले हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो फैक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है, ये फैक्ट्स बेसिकली इसी केस का है, गेनू गणपति के केस का। तो इस केस में होता क्या है कि देखिए, ए जो है वो बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि बी ने मेलिशियसली उसके ऊपर केस किया था और बी का जो मोटिव था वो इम्प्रॉपर था, ताकि सी से उसका कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए, ताकि सी से उसका कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। बी के ऊपर जो ए ने बी के ऊपर जो सूट फाइल किया कि मेलिशियसली बी ने मेरे ऊपर मतलब ए के ऊपर केस किया था ताकि मेरा ए का सी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, है ना? और ए के द्वारा बी का कोई मेलिस प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन उसने आरोप तो लगाया, लेकिन ए के द्वारा बी का जो है मेलिस इंटेंशन प्रूफ नहीं हो पाया। और सच्चाई ये निकला, रियल बात ये निकल के आया कि बेसिकली बी ने सी के ऊपर केस किया था ताकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है वो इन्फोर्स हो सके, है ना? बी ने सी के ऊपर बेसिकली केस किया था, है ना? लेकिन ए जो है बाद में लेटर स्टेज के प्रोसीडिंग में ए जो है डिफेंडेंट के रूप में ज्वाइन हो गया था, क्योंकि बी के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी था कि ए भी उसमें शामिल हो जाए। और इसीलिए बी जो है ए के अगेंस्ट मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स लाने, ए जो है वो बी के अगेंस्ट मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं ला सकता है, क्योंकि ए जो है पार्टी था ही नहीं फर्स्ट में। पहली बात तो इसे कैसे अप्रूव करेंगे, अभी जब हम देखेंगे कि कुछ चीजें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से बेसिकली इसेंशियल्स हैं, तो आप वहां पे पाएंगे कि जब तक मेलिशियस इंटेंशन प्रूफ नहीं होगा, मेलिशियस इंटेंशन प्रूफ है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ए तो पार्टी भी नहीं था, बी ने तो सी के ऊपर केस किया था। तो कोर्ट ने मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए प्लेंटिफ को क्या क्या प्रूफ करना जरूरी है ये पॉइंट आउट किया, है ना? इसी केस के बाद ये पॉइंट आउट किया, और वो क्या पॉइंट आउट किया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसेंशियल्स पॉइंट आउट कोर्ट ने किया वो था पहला कि मेलिस मस्ट बी प्रूव्ड, है ना? प्लेंटिफ को मेलिस प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने इम्प्रॉपर मोटिव से एक्ट किया है ना? डिफेंडेंट जो था है वो, ये सेकंड वाले केस की हम बात करें, जब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर दिया तो वहां पे प्लेंटिफ को मतलब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन का जब क्लेम करता है तो प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के जो एक्ट है प्रीवियस केस में वो मेलिस और इम्प्रॉपर मोटिव से था, वो प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड बात है वो है प्लेंटिफ को ये एक तरह से एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा, स्पेशली ये लिखना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने बिना किसी रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज के, है ना, पूरा का पूरा एक्ट किया है, और पूरा प्रोसीडिंग या बेसिकली पूरा प्रोसीडिंग या दो प्लेंटिफ के फेवर में गया हो, है ना, या कंप्लेनेंट प्रोसेस से प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया गया हो, या तो उनके फेवर में गया हो, फेवरेबल टर्मिनेशन यानी उनके फेवर में गया हो, प्लेंटिफ के फेवर में गया हो। सेकंड केस की बात कर रहे हैं जो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के कंपनसेशन के लिए जो केस किया गया वो प्लेंटिफ के वो बेसिकली इस केस में पिछले वाले केस में जो है वो अ, मतलब पिछले वाले केसेस में जब वो उनके ऊपर केस हो जिसके ऊपर केस हुआ था उसके फेवर में गया होना चाहिए, है ना? और जब ऐसा होगा, या फिर उनको अब ये डिफरेंट चीज में हो सकता है ना, या तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया हो किसी भी तरह से, फेवर में किसके गया, जिसके ऊपर केस किया गया था पहली बार, पहला केस जिसके ऊपर किया गया था वो उसके फेवर में चला गया, जिसके ऊपर केस किया था उसके फेवर में चला गया, या डिस्चार्ज हो गया, है ना, किसी भी तरीके से। थर्ड बात ये कि
प्लेंटिफ को ये भी प्रूफ करना है कि वैसा सिविल प्रोसीडिंग्स ने उसके लिबर्टी, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को इंटरफेयर किया, लिबर्टी को प्रॉपर्टी को इंटरफेयर किया, है ना, इंटरफेयर्ड विद द लिबर्टी और रेपुटेशन, है ना, या प्रोसीडिंग ने उसके रेपुटेशन को इफेक्ट किया, या रेपुटेशन की इफेक्ट की पूरी संभावना है ना, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रेपुटेशन को इफेक्ट किया ही हो, बट रेपुटेशन के इफेक्ट की पूरी संभावना है। जैसे कि जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो यस, रेपुटेशन के इफेक्ट, रेपुटेशन लाइकली रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, तो उस केस से वो भी डैमेजेज ही मान, वो भी डैमेज हुआ ऐसा माना जाएगा, है ना, क्योंकि बिजनेस रेपुटेशन, है ना, बिजनेस से, आपके बिजनेस में अगर हार्म हो रहा है या होगा, आपके रेपुटेशन से इम्पैक्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है दैट यू नो दैट इज लाइकली टू अफेक्ट द रेपुटेशन, है ना। और जैसे एग्जांपल देखें कि तो फ्रेंड्स सिविल प्रोसीडिंग्स में आप देख सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग में अगर अरेस्ट हो जाए कोई पर्सन, या बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग में, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में अरेस्ट होता है, तो रेपुटेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इन सारे केसेस में प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि डैमेज सफर हुआ, और ये सब प्रूफ होने पर सिविल प्रोसीडिंग्स जो है, ये सब जब प्रूफ हो जाएगा, तो सिविल प्रोसीडिंग्स में भी मेलिशियस प्रोसीडिंग्स के लिए के हेड में डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा मेलिशियस अब्यूज ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख ही लिए। ये बेसिक था। अब आइए हम लोग जो फर्स्ट केस हम लोगों ने रेफर किया था, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय, इस केस का कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, ताकि इस केस में क्या हुआ था, और उसके जस्ट बाद हम लोग जो इसेंशियल्स है उनको देखेंगे, इस फैक्ट्स को पढ़ते हुए और इस फैक्ट्स को देखते हैं। अगर एनालाइज अभी ही करें तो अच्छी है, अदरवाइज फिर हम लोग चारों जो पांच पांच इसेंशियल्स है बेसिकली, इसमें पांच इसेंशियल्स तोड़ के हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के डिस्कशन को शुरू करेंगे, है ना, इसेंशियल्स को देखेंगे। सो इस केस में होता क्या है फ्रेंड्स, कि एक एम्प्लॉय होता है जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया होता है, एक एम्प्लॉय होता है उसको सस्पेंड कर दिया गया होता है, वह सस्पेंडेड, और उसके ऊपर जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लाया जाता है, एक एफआईआर भी लॉन्च किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट एंड कमीशन ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, है ना, मिसकंडक्ट और वेरियस ऑफेंसेस के ग्राउंड पे उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाता है। लेकिन 4 मंथ तक, 4 मंथ पास होने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं किया, चार्जशीट फाइल नहीं किया जाता है ना। तो एम्प्लॉय जो है हाईकोर्ट चला जाता है, ताकि वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि जो उसको सस्पेंशन किया गया था, या जो उसके ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसको कैश कर दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट जब इंटरवेन करता है, तो चार्जशीट जो है फाइल किया गया, और इंक्वायरी कंडक्ट किया गया, इंक्वायरी भी हुई, और इंक्वायरी के बाद बोर्ड ने डिसाइड किया कि प्रोसीडिंग को अब कंटिन्यू नहीं करेगा, केस को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, है ना, और उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया गया, उसके बाद जो है सस्पेंशन ऑर्डर को भी क्वेश्चन कर दिया गया। इसके बाद एम्प्लॉय ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, वो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने बोर्ड जो, जिस बोर्ड ने उनके ऊपर सस्पेंशन का सस्पेंड किया था उनको, और उनके ऊपर जो है उन्होंने सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए, और जो ग्राउंड था उनका कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को और जो स्टार्ट किया गया था उससे, और न्यूज़पेपर में जो पब्लिकेशंस हुए उसके वजह से उनको लॉस हुआ, उनको हरासमेंट हुआ, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सस्पेंशन था वो, है ना, एक तरह से एक्सट्रानियस रीजन पे हुआ था, है ना, इसलिए वो सस्पेंशन जो था जिससे जो हार्म हुआ, हरासमेंट हुआ, लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, वो या मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर कंपनसेशन अवार्ड करने के लिए सफिशिएंट है। हाईकोर्ट ने जब एम्प्लॉयर के द्वारा जो बोर्ड था वो हाईकोर्ट जब जाता है, हाईकोर्ट में एम्प्लॉय के अगेंस्ट इस डिसीजन पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस डिसीजन पे जब हाईकोर्ट जाता है, तो हाईकोर्ट भी वहां पे क्या करता है, अपहेल्ड कर देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर देता है, और सही बताते हुए हेल्ड करता है कि हरासमेंट के लिए जो डैमेज था वो सही था। और हाईकोर्ट ये पॉइंट रखता है, इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है कि हरासमेंट के लिए जो डैमेज है वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से होने वाले हरासमेंट के सेम ही माना जाएगा। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से जो हरासमेंट होता है और हरासमेंट से जो डैमेज हो जाता है, दोनों ही सेम है, दोनों में ही मेंटल पेन होगा एंड मेंटल सफरिंग्स होगा, इसलिए दोनों के दोनों ही सेम है। अब ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा लॉजिकल लगता नहीं है, क्योंकि
दोनों में डिफरेंट है। अब हरासमेंट किसी और पर्पज से हो रहा है और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन तो अलग चीज है ना। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से हरासमेंट हो रहा है और हरासमेंट मेंटल पेन है, वैसे नॉर्मल हरासमेंट डिफरेंट वजह से हो रहा है, उसमें भी मेंटल सफरिंग्स है। तो यहाँ दोनों मेंटल सफरिंग्स कैसे सही नहीं है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने है ना कहा कि ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, ये कंफ्यूजिंग है, ये कंट्राडिक्टरी है, दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी रूल। वो रूल नहीं बनाया जा सकता, दैट इज इनकरेक्ट। तो इसलिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लैरिफाई किया कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन प्रूफ करने के लिए प्रोसीडिंग्स जो है वो मेलिशियस स्पिरिट से और इम्प्रॉपर मोटिव से स्टार्ट किया गया होना चाहिए। यहाँ देखिए बोर्ड के द्वारा ऐसा कुछ इम्प्रॉपर मोटिव या मेलिशियस स्पिरिट नहीं दिख रहा है ना। और जब प्रोसिक्यूशन एक्चुअल डैमेज कॉज करता है तो पर्सन जिस पर प्रोसीडिंग किया गया है या यानी वो पर्सन जो प्रोसिक्यूटेड पर्सन है तब ला सकता है डैमेज जब उसके ऊपर जब उसको एक्चुअल डैमेज कॉज हुआ हो, है ना। और ये जो ओनस ऑफ प्रूफ है ये लाई करता है प्रोसिक्यूटर पे, उसको जिसको प्रोसिक्यूट किया गया उस पे लाई करता है कि वो ये प्रूफ करे कि जो प्रोसिक्यूशन था वो ऑनेस्टली और रीजनेबली एक्ट नहीं किया गया था, है ना। उनके द्वारा रीजनेबली एक्ट और ऑनेस्टली एक्ट नहीं किया गया था। तो इन सब बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इस केस में, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय। ये इंपॉर्टेंट केस है, आप एक बार बुक से भी जरूर देख लीजिए इसको, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पे और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया था कि इसी केस में हेल्ड किया गया था कि कोई प्रोबेबल कॉज नहीं होना चाहिए और फेवरेबल टर्मिनेशन होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स जो है डिफेंडेंट के फेवर में टर्मिनेट होना चाहिए, है ना। और कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई रीजन ये प्रूफ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्सन के ऊपर फॉल्स केस जो उसने आपके ऊपर किया था उसको आप सजा दिलवाएं, उसे कंपनसेशन बेसिकली आप क्लेम करें, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पहला वाला जो जिसने मेरे ऊपर केस किया था उसके पास कोई ग्राउंड नहीं था केस करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने केस कर दिया था, है ना। अब ये किस स्तर पे है ना, ग्राउंड नहीं था तो बहुत ब्रॉड हो गया ना। और उसमें हम देखेंगे, उसको अभी देखेंगे हम लोग, तो उसमें एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा, है ना। कुछ बातें स्पेसिफिक होंगी, है ना। रीजनेबल ग्राउंड तो वैसे ही हो सकता है। अब हमको लॉ का अगर सपोज कीजिए किसी पर्सन को नॉलेज ही नहीं है तो उसको तो भाई रीजनेबल ग्राउंड लग सकता है ना। तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या मतलब होता है बेसिकली। ये दोनों पॉइंट्स आप हम लोगों ने देख लिया था वेस्ट बंगाल वाले केस में ये हुआ था। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप देखेंगे कि malicious prosecution claim cannot rely on vague or general avertments lacking specific detail। ये भी इस केस में हेल्ड किया गया था, जो अभी हम लोगों ने केस देखा, ये वाला केस वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय, इसमें ये भी हेल्ड किया गया था कि जब तक ये स्पेसिफिक शब्दों में नहीं लिखा गया है कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का क्लेम है तब तक फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। अब कुछ एविडेंसेस जो है वो स्पेसिफिक एविडेंस रिक्वायर्ड होगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने के लिए, वो अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बेसिकली उसमें जो इसेंशियल्स है, हम लोगों ने अभी जो इसेंशियल्स देखा वो मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स का इसेंशियल्स हम लोगों ने देखा था, 4 इसेंशियल्स, यहाँ हम लोग 5 देखेंगे। तो मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स मेलिशियस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या इसेंशियल्स प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा जब वो कंपनसेशन क्लेम कर रहा है फॉल्स केस के लिए, है। इस तरह से याद रखिए, फॉल्स केस के लिए अगर कोई पर्सन यानी प्लेंटिफ अगर कंपनसेशन क्लेम कर रहा है तो उसको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ बातें समझिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है ना। एक सब्जेक्ट भी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन वैसे हम ओवरऑल पूछ रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि लॉ परमिट करता है, ऑथराइज करता है किसी भी पर्सन को क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने के लिए, है ना। वो सूट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है ना। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मिसयूज क्यों होता है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी प्रोसीडिंग सेट होता है, एक बार मोशन में आ गया, उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी होती है, पार्टी का कोई भी खर्चा नहीं होता है, पार्टी को एक्सपेंसेस नहीं पे करने होते हैं, एक्सपेंसेस नहीं उठाने होते। इसलिए अगर किसी के द्वारा ये लॉ के द्वारा किसी के द्वारा भी ये अगर ये इस अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है और रॉन्गफुली लीगल प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाया जाता है किसी इम्प्रॉपर पर्पज के लिए, तो वो लॉ इस बात को डिस्करेज करता है ना। इसलिए कोई भी इनोसेंट पर्सन फॉल्स एक्विजिशन का शिकार ना हो, ये इंपॉर्टेंट है कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सूट
को परमिट किया गया है ना, फॉल्स एक्यूजिशन का शिकार ना हो इसलिए मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सूट को परमिट किया गया है। और हम लोग इसको टॉर्ट के रूप में पढ़ते हैं और टॉर्ट का केस फाइल होता है ना, टॉर्ट का केस फाइल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होगा, है ना। भले ही सूट पहली वाली केस में किसी भी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल केस किया गया, लेकिन उसके बाद हम अगर कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं तो हम टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन क्लेम करते हैं और टॉर्ट में हम पढ़ते हैं। तो मेलिशियस प्रोसीडिंग्स के लिए डैमेजेस रिकवर करने के लिए प्लेंटिफ को कुछ बातों को प्रूफ करना पड़ता है, जो कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का इसेंशियल्स है, कुछ बातों को प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहला बात प्रूफ करना पड़ेगा फ्रेंड कि उसको डिफेंडेंट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया, है ना, और डिफेंडेंट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया, है ना, और जहां पे वो इनोसेंट था, है ना, तो टर्मिनेशन इन हिज फेवर उसमें आ जाएगा, है ना। जो फर्स्ट पॉइंट है कि उसको डिफेंडेंट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया, ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सेकंड, कि प्रोसिक्यूशन बिना किसी रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज के था, उसमें लैक ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था। थर्ड बात कि डिफेंडेंट ने मेलिशियसली एक्ट किया, उसका इंटेंशन लॉ के इफेक्ट के लिए नहीं था, है ना, फर्दरेंस ऑफ जस्टिस के लिए नहीं था, उसका इम्प्रॉपर इनडायरेक्ट मोटिव था और मेलिशियस स्पिरिट था उसके इंटेंशन में, है ना, मेलिशियस स्पिरिट था। फोर्थ की प्लेंटिफ के फेवर में प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट हुआ, है ना, यानी प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट गया, है ना, किसी भी फॉर्म में, है ना, चाहे वो अगर जजमेंट डिसमिस हो गया तो भी प्लेंटिफ को ही फेवर गया, है ना। और फिफ्थ बात की एक्चुअल डैमेज होना चाहिए, है ना, द प्लेंटिफ मस्ट सफर्ड डैमेज, प्लेंटिफ को डैमेज होना चाहिए प्रोसिक्यूशन की वजह से। ये पांच बातें जब कोई प्लेंटिफ प्रूफ कर देगा तो वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अब आइए वन बाय वन हम लोग सारे जो इसेंशियल्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनमें केस लॉज देखते हैं और वन बाय वन उसको इलेबोरेट करते हुए समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा इसेंशियल्स हमको प्रूफ करना है, प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, यानी जिस पर्सन से हम क्लेम करना चाह रहे हैं कंपनसेशन, उसके द्वारा प्रोसिक्यूशन किया गया था, है ना, पहले पास्ट में। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो ये प्रूफ, इसमें दो टर्म है, प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। तो सबसे पहले इसमें प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन था और प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट के द्वारा किया गया, तो इंस्टीट्यूटेड बाय डिफेंडेंट, ये दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। अब यहाँ प्रोसिक्यूशन का मतलब फ्रेंड्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और एक है सिविल मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स, तो इन दोनों के बीच में आपको मैंने वहां पे बता दिया, है ना, कि हम लोग जो डिस्कस बेसिकली आपको मैक्सिमम केस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ही दिखने को मिलेगा और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे जैसे बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, इन सारी चीजों में मेलिशियस सिविल प्रोसीडिंग्स आएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली मेलिशियस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं या मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया गया या इनिशिएट किया गया, वो कोर्ट ऑफ लॉ के समक्ष होना चाहिए, है ना, यानी जब किसी जुडिशियल ऑफिसर या ट्रिब्यूनल के सामने क्रिमिनल चार्ज लगाया जाता है, ये तब की बात की जा रही है। और थर्ड पॉइंट इसमें ये कि पुलिस अथॉरिटीज के सामने जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसिक्यूशन नहीं है ना, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है। इसके लिए केस है फ्रेंड्स, इस बात के लिए केस है नागेंद्र नाथ राय वर्सेस बसंता दास बैराग्या, बसंता दास बैराग्या, ILR 1929-47 कलकत्ता। इस केस में होता क्या है कि पर्सन ए के यहाँ थेफ्ट कमिट होता है और ए पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि बी पर उसको शक है कि उसने ही ऐसा किया है ना। हम ए बी के टर्म्स में सारा केस इसमें मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में ए बी के टर्म्स में लिखिएगा या ए बी के टर्म्स में पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि दो केस इन्वॉल्व है ना, दो फैक्ट्स है इसलिए। तो बेसिकली इस केस में होता क्या है कि पर्सन ए के यहाँ थेफ्ट कमिट होता है ना, ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, और ए पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि बी पर उसको शक है कि उसने ही ऐसा किया है। बी को पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है, लेकिन मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देता है ना, डिस्चार्ज कर देता है। और पुलिस के द्वारा दिया गया फाइनल रिपोर्ट में कोई एविडेंस ऐसा नहीं होता है, पुलिस के द्वारा दिया गया फाइनल जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता है कि प्लेंटिफ को थेफ्ट से कनेक्ट किया जा सके, है ना। तो बी जो है उस जाहिर सी बात है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है, प्लेंटिफ वाज डिस्चार्ज्ड बाय द मजिस्ट्रेट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अब बी ए के अगेंस्ट जो है वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाता है और कंपनसेशन क्लेम करता है, लेकिन कोर्ट जो है उसको मेंटेनेबल नहीं मानती है। कोर्ट मानती है कि नहीं, इसमें कंपनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हेल्ड किया गया कि जो पुलिस प्रोसीडिंग्स है
वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं, वो जो है बेसिकली प्रोसिक्यूशन ही नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जिस प्रोसिक्यूशन की हमें जरूरत है, वो पुलिस प्रोसीडिंग को हम प्रोसिक्यूशन नहीं है, पुलिस प्रोसीडिंग वो प्रोसिक्यूशन नहीं है। वो प्रोसिक्यूशन जो है वो जुडिशियल अथॉरिटी के समक्ष होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मजिस्ट्रेट तो जुडिशियल अथॉरिटी है, लेकिन फ्रेंड्स यस, मजिस्ट्रेट जुडिशियल अथॉरिटी है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया, है ना? तो एक्चुअली में उसने कॉग्निजेंस में लिया नहीं उसको, है ना? और जो शुरुआती पहले देखता है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के बाद जब पेश होता है, तो दो लेवल पे छूट जाता है कोई पर्सन। फर्स्ट तो पुलिस ही उसको अरेस्ट नहीं करता है अगर उसको लगता है कि ऐसा कुछ होना हुआ ही नहीं, और अगर वो अरेस्ट कर लेता है तो वो मजिस्ट्रेट के पास लाता है, और मजिस्ट्रेट जब देखता है तो वो उस समय देखता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उस हिसाब से फिर वो डिसाइड करता है। वहाँ जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड अभी शुरू नहीं होता है ना? जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड शुरू होगा जब रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट के बाद कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले लेता है, मतलब वो मानता है कि हाँ, इस सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस को देखते हुए केस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, किया जाना चाहिए, तब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये बात था इस केस में फ्रेंड्स। इसी तरह का एक दूसरा केस है फ्रेंड्स, बोला नंदा पेमैया वर्सेस अयारदरा, है ना? अयारदरा, ये एक केस है। इस केस में देखिए फैक्ट्स डिटेल में यहाँ नहीं है, क्योंकि आपको बुक से रेफर करना है फैक्ट्स को, है ना? फैक्ट्स हम बता रहे हैं, बट आपको जो है अगर आपको देखना है तो फिर उसके लिए आपको बुक रेफर करना पड़ेगा, है ना? तो इस केस में होता क्या है फ्रेंड्स कि एक पर्सन सपोज कीजिए ए जो है वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पास एलिज करता है कि बी ने उसके घर से कुछ कैडमम और फीस ट्रैप्स चुराए हैं। कैडमम मतलब इलायची, और फीस ट्रैप्स, है ना, कुछ जो फीस पकड़ने वाला जाल होता है उसको चुरा लिया है। तो सब इंस्पेक्टर जो है वो क्या करता है कि दोनों ए और बी दोनों का स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद उसके घर में सर्च भी करता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था, बी के ऊपर आरोप लगाया था, बी के घर को सर्च भी करता है। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है, जो सब इंस्पेक्टर है, वो कंप्लेंट में नोट करता है कि ये बात फॉल्स है, मतलब ये बात पाया नहीं जाता, उसको वो देखता है कि इसमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया, तो वो अपने नोट में ये नोट डाउन कर लेता है, और फिर जो है कंप्लेंट फाइल कर देता है, उसके बाद कंप्लेंट फाइल कर देता है। तो इस केस में फिर बाद में जब उसको रिलीज कर दिया जाता है, जब वो चूंकि बी ने कुछ किया नहीं था, बी का जो बी इसमें नहीं पाया जाता है, तो बी जो है ए से डैमेजेस के लिए क्लेम करता है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करता है, उसके ऊपर सूट फाइल करता है और डैमेजेस क्लेम करता है। तो कोर्ट इस केस में हेल्ड करती है, कोर्ट इस केस में हेल्ड करती है कि अगेन, क्योंकि यहाँ पे फिर जुडिशियल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं हुआ, केवल पुलिस के सामने सामने कंप्लेंट फाइल करना प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, भले ही कोर्ट ये ऑर्डर करे कि कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर्स के पास फाइल कीजिए, मतलब अगर कंप्लेंट पुलिस, अगर कोर्ट खुद ये कहती है कि कंप्लेंट जो है आप पुलिस ऑफिसर के पास फाइल कीजिए, तो ये बस मात्र ये कोर्ट का ऑर्डर दे देना, ये जो है इस बात का ये नहीं है कि जुडिशियल अथॉरिटी शुरू हो गई है ना, ऐसा नहीं है। जब तक जुडिशियल अथॉरिटी उस कंप्लेंट से शुरू नहीं होता है, तब तक कोई प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा, इसलिए सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, सूट को इसमें डिसमिस कर दिया जाता है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा बी को, क्योंकि ए के द्वारा जो सूट फाइल किया गया था उसमें बी के ऊपर जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया, है ना? अच्छा एक फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिए कि एक वर्ड होता है सेटिंग द लॉ इन मोशन, है ना? ये कब होता है सेटिंग द लॉ इन मोशन? एक वर्ड होता है सेटिंग द लॉ इन मोशन, सेटिंग द लॉ इन मोशन। देखिए जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप देखेंगे, ऑनर्स पेपर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आता है, बीएलएलबी ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, अगर आप क्रिमिनल लॉ लेंगे तो सेटिंग द लॉ इन मोशन कब होगा? देखिए अगर आप देखें तो सेटिंग द लॉ इन मोशन तो तभी हो जाता है, कुछ अलग अलग इसमें मत है, जैसे कुछ का कहना है, कुछ थिंकर्स ये कहते हैं कि जब इंसिडेंट हुआ, कोई भी इंसिडेंट जो क्रिमिनल नेचर का है होता है, उसी समय लॉ मोशन में आ जाता है ना? जैसे ही इंफॉर्मेशन रीच करता है पुलिस के पास, है ना, किसी भी पर्सन के पास रीच करता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के पास गया तो फिर मजिस्ट्रेट भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है सुओ मोटो, है ना? और वो फिर दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर्स को कि कंप्लेंट रजिस्टर करे, है ना, एफआईआर रजिस्टर करे। तो जैसे ही किसी भी अथॉरिटी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाता है कि कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उस समय सेटिंग द लॉ इन मोशन हो जाता है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये सेटिंग द लॉ इन मोशन तब हम मान रहे हैं जब जुडिशियल कैपेबिलिटी, जुडिशियल कैपेसिटी में कोई जुडिशियल अथॉरिटी जब चीजों को डिसाइड कर रहा है, तब पुलिस के सामने जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको, पुलिस के सामने जो प्रोसीडिंग्स है बेसिकली, सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज, बाहर की जो आवाज है उसको थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था फ्रेंड्स कि जो जो
पुलिस के सामने प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, वो हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम जुडिशियल अथॉरिटी के पास जो डिसाइड होगा, जुडिशियल अथॉरिटी जो डिसाइड करती है, उस वहां उसको प्रोसिक्यूशन मान रहे हैं। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कब होता है ना? तो देखिए, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कब होगा? प्रोसिक्यूशन स्टार्ट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक किसी पर्सन को रिप्लाई करने के लिए कोर्ट समन नहीं करता है। एक ये आपको एक तरह का मतलब क्या बोलते हैं, एक उसमें आपको देखने के लिए एक आपके पास टेस्ट मिल गया, है ना? कि कोर्ट ने समन किया कि नहीं, है ना? पर्सन को रिप्लाई करने के लिए समन। यानी ये तब होगा जब कोर्ट जो है एक्सेप्ट कर लेती है, जो केस लेके जाता है, उसके बाद को कोर्ट मतलब प्राइमा फेसा एक्सेप्ट करती है और उसके बाद फिर अगले पार्टी को समन करती है, फिर अगले पार्टी रिप्लाई करता है और फिर दोनों पार्टी जो है उसमें, अब दोनों पार्टी के बाद फिर चार्जेस के आधार पे जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ये तब की बात कर रहे हैं, है ना? जब तक कोई पर्सन को रिप्लाई करने के लिए कोर्ट समन नहीं करता है ना? एक केस है फ्रेंड्स, एक केस है खगेंद्र नाथ वर्सेस जैकोब चंद्र। खगेंद्र नाथ वर्सेस जैकोब चंद्र। इस केस में होता क्या है कि एक इजहर लॉन्च किया जाता है। इजहर बोलते हैं कंप्लेंट को, है ना? कंप्लेंट को ही इजहर भी बोलते हैं, है ना? उर्दू शब्द है, इजहर बोलते हैं। तो प्लेंटिफ जो है कंप्लेंट लॉन्च करता है, तो हम लोग यहाँ ए मान के चलते हैं उसको, ए के द्वारा बी के ऊपर, कि बी ने उसके बुल्लक कार्ट को ले लिया है ना? जो बैलगाड़ी होता है उसको वो ले लिया है, और ए जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि कुछ हेल्प उसको किया जाए, है ना? कुछ ऑफिसर्स के पास वो ये अर्जी लगाता है कि उसको कुछ हेल्प किया जाए। बी ना तो अरेस्ट होता है और ना ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। बी ना अरेस्ट होता है, ना ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। और चूंकि माना जाता है, मतलब ऐसा कोई प्रोसीडिंग उसके पास, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास या कोई ऑफिसर के पास ऐसा कंप्लेंट करना या ऐसा एप्लीकेशन लगाना, अर्जी लगाना, ये अगेन कोर्ट हेल्ड करती है कि केवल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास मैटर लेकर जाना ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। और इसलिए अगेन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए बी को यहाँ पे जो सूट फाइल किया था, गया था बी के द्वारा, वो डिसमिस कर दिया जाता है ना? अब देखिए यहाँ पे हम लोग चूंकि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे उस पार्ट पिछले वाले केस में फाइनली क्या हुआ ये हर बार नहीं बताएंगे, तो भी आप मान के चलिए, तो भी आप समझ जाइए कि वहां पे उसको रिलीज कर दिया गया था, तभी तो वो फिर सूट लेके आ रहा है। अगर रिलीज नहीं किया गया होगा तो फिर तो सूट लाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके फेवर में अगर जजमेंट नहीं आया तो फिर वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन मांग ही कैसे सकता है? वो तो खुद दोषी साबित हो गया, है ना? तो ये नहीं भी अगर हम बोले तो आप मान के चलना है आपको, है ना? देखिए, केवल कोर्ट यदि नोटिस इशू करता है और समन इशू नहीं करता है, तो वो प्रोसिक्यूशन का कमेंसमेंट नहीं माना जाएगा। नोटिस इशू करना, समन इशू करना दोनों डिफरेंट चीज है ना? अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट में, कि प्रोसीडिंग जो है क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के पास अगर स्टार्ट किया जाता है, किसी क्वाजी, पुलिस के पास तो हमने देख लिया कि पुलिस अथॉरिटी के पास जो प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाता है, वो प्रोसीडिंग हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन डिसाइड करते टाइम वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब इस जो अब हम बात कर रहे हैं क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के पास, अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के पास। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के पास, है ना? उनके पास क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा विवाद है ना? दो अलग अलग ओपिनियन है, और सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लेंगे, ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, है ना? तो इस जो पॉइंट है इसमें एक विवाद है। इसमें विवाद ये है कि दो डिफरेंट केस आपको दिखेगा, मतलब विवाद इन द सेंस कि अब तो खैर डिसाइड है, एक तरह से है, आपको लॉजिकल कोई दोनों में से एक ही लगेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर फिर भी आपको लगता है, तो जब भी कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास ये पूरी तरह से आपको छूट होता है कि आप अपना कोई भी पक्ष ले सकते हैं, कोई भी ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर जो उसके बाद उसको जो बेस बना तैयार करना पड़ेगा, जो लॉजिकल रीजनिंग आप देंगे, है ना, लीगल रीजनिंग जो आप देंगे, वो आपका उससे अलाइनमेंट होना चाहिए, है ना? तो इसमें एक केस है फ्रेंड्स, डीएन बंदोपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ये केस है, ये इसका साइटेशन है AIR 1976 राजस्थान 83। AIR 1976, AIR 1976 राजस्थान, ये सब मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप कुछ बुक भी रेफर करिए, है ना? 83। तो इस केस में होता क्या है कि इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया जाता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है ना? जब भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोई प्रोसीडिंग्स करेगी किसी तरह का, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है। होता क्या है इस केस में कि बंदोपाध्याय जो है उनके ऊपर डी रेलिवेंट के लिए इंक्वायरी कंडक्ट होता है। डी रेलिवेंट मतलब जो रेलगाड़ी
जब पटरी से कहीं पे उतरती है तो उसके उस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके रिगार्डिंग उनके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है इंक्वायरी कमेटी के द्वारा। इंक्वायरी कमेटी जो है वो बंदोपाध्याय को, डीएन बंदोपाध्याय को नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी पाती है और उसको पनिश करती है। बाद में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऑर्डर को रीट पेटिशन में सेट असाइड कर दिया जाता है। जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर देती है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। और जब ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम करते हैं, मतलब बंदोपाध्याय जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम करते हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट यही हेल्ड करती है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज कर रही थी और इसलिए इसको जुडिशियल अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसको जुडिशियल अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ये भी प्रोसिक्यूशन नहीं है ना? ये इस केस में हेल्ड किया गया। इसलिए प्लेंटिफ को जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन अवार्ड नहीं किया गया या कंपनसेशन नहीं ग्रांट किया गया। तो एक तो ये केस है और दूसरा केस है फ्रेंड्स, दूसरा केस जो है वो ये केस है कपूर चंद वर्सेस जगदीश चंद। इसका जो साइटेशन है वो है AIR 1974, AIR AIR 1974 पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा 215 है ना। सारे साइटेशंस आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इस केस में होता क्या है, कपूर चंद वर्सेस जगदीश चंद के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इस केस में आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो होती है आयुर्वेदिक जो अथॉरिटी होती है, बोर्ड होती है, इसके द्वारा जो प्रोसीडिंग किया गया था वो प्रोसिक्यूशन माना गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना। अब इन्होंने क्या लॉजिक दिया, क्या रीजनिंग दिया, वो देखते हैं, है ना। तो होता क्या है सबसे पहले इस केस में कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन के बोर्ड के पास एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल होता है, एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल होता है जहां पे ये एलेज किया जाता है कि जो जगदीश चंद हैं वो एक जो हकीम है वो इलिटरेट और फेक है। वो मतलब उनका जो सर्टिफिकेट है वो फेक सर्टिफिकेट है और वो पूरी मतलब इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा करके जो है वो अब हकीम बने हुए हैं। तो बोर्ड हेल्ड करती है कि ए जो है वो एक क्वालिफाइड हकीम है। बोर्ड बाद में जब पूरी पूरी तरह से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मतलब एक तरह से प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है, उसके बाद ये हेल्ड करती है कि ये जो है क्वालिफाइड हकीम है और वो लीगली ऑथराइज्ड है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, वो ऑथराइज्ड पाते हैं उनको। तो पहले तो क्या होता है कि जगदीश चंद का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है इनिशियली में, लेकिन बाद में फिर जो बाद में जो है उनके उनके रजिस्ट्रेशन को सही पाया जाता है। तो कपूर चंद जो जगदीश चंद हैं जिनके ऊपर केस फाइल किया गया था कपूर चंद के द्वारा, तो जगदीश चंद्र जो है ये सूट फाइल करते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, में कंपनसेशन के लिए, है ना। तो ये कहा जाता है, कोर्ट ने हेल्ड किया कि बोर्ड के द्वारा किया गया प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन है। इस केस में उन्होंने हेल्ड किया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कि इस केस में जो केस फाइल किया, जो जो कंप्लेंट किया गया था वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक पार्ट था, है ना। और इसलिए ए को डैमेजेस मतलब जो जगदीश चंद हैं उनको डैमेजेस प्रोवाइड की गई। दोनों में फ्रेंड आपको लॉजिकल कौन सा लगा, पहला वाला जो हम लोग डीएन बंदोपाध्याय देखे वो, या जगदीश चंद वर्सेस कपूर चंद का केस, ये कौन ज्यादा लॉजिकल है। तो देखिए इसमें जो हमारे जो ऑथर हैं आर के बांगिया, जो हम लोग बुक डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने आर के बांगिया सर ने ये कहा कि कपूर, उनका जो अपना ओपिनियन था वो पैरा दिया हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि जो कपूर चंद और जगदीश चंद में जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था वो ज्यादा लॉजिकल लगता है। और हमको भी, अगर हम लोग भी देखें तो ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि भले ही क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, लेकिन क्योंकि उससे जो लॉस है वो तो ज्यादा हो रहा है ना। किसी पर्सन तो फेक, और जो आप देखिए मेलिस पूरी तरह से दिख रहा है कपूर चंद के द्वारा, है ना। उन्होंने पूरी तरह से रेकलेस आरोप लगाया है ना, विलफुली मेलिस उनके ऊपर दिखता है ना। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट फेक नहीं होता, अगर फेक होता तो फिर वो तो साबित होता, लेकिन जो कि साबित नहीं हुआ, और आप इस तरह से किसी के ऊपर पूरे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि वो पूरी तरह से इलिटरेट है और वो फेक सर्टिफिकेट, तो ये कहीं ना कहीं अगले पर्सन को लॉस कॉज करवाएगा, डैमेजेस करवाएगा, और उसके लिए कंपनसेशन मिल सकता है। तो ये था दोनों केस, दोनों में से जो भी केस आपको लगे सही, और रीजनिंग और अच्छा से लैंग्वेज देखने के लिए आप जरूर बुक रेफर करिए, है ना। अब जो सेकंड बात है, फर्स्ट इसेंशियल का जो सेकंड पॉइंट है, पहला था कि प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया होना चाहिए।
बेसिकली उसमें जो प्रोसिक्यूशन था, सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन होगा क्या, उसको हम लोगों ने देखा। पुलिस के सामने होगा कि नहीं, कब होगा, कब उसको माना जाएगा स्टार्ट हुआ, वो देखा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कब होगा वो हम लोगों ने देखा, और इसको क्लियर करने के लिए देख लीजिए कि प्रोसिक्यूशन तब माना जाएगा जब पर्सन को समन किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना? पुलिस अथॉरिटी के पास अगर कोई मैटर लाया जाता है या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास लाया जाता है, तो वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं है ना? और कपूर चंद वर्सेस जगदीश चंद के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो ज्यादा लॉजिकल है ना? और विक्टिम जो जो जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई जजमेंट पास किया जाता है जिससे कि उनको मतलब एक तरह से लॉस होता है, तो फिर वो कंपनसेशन के लिए जो है मलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर क्लेम कर सकते हैं अपोजिट पार्टी से, है ना? अब फर्स्ट एसेंशियल का सेकंड पॉइंट की प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया होना चाहिए, है ना? तो उसमें सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है डिफेंडेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पहला था प्रोसिक्यूशन के हम लोग देख लिया, अब दूसरा है डिफेंडेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंस्टीट्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, है ना? तो इसमें क्या है, इस पॉइंट में क्या है, इसको देखते हैं। देखिए प्रोसिक्यूटर कौन है? प्रोसिक्यूटर वो पर्सन है, प्रोसिक्यूटर कौन होता है? प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो एक्टिवली इंस्टिगेट करता है और प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को बेसिकली वो स्टार्ट करता है ना? स्टार्ट करवाने में एक्टिव रोल प्ले करता है। इसका एक और जो मीनिंग है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना? एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो प्रोसीडिंग को इंस्टिगेट करता है अनदर पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में स्टेट के नाम पर होता है, लेकिन उसका जो है रोल जो है वो एक्टिव होता है, बट द पर्सन हु इनिशिएट द प्रोसेस कैन बी डीम टू प्रोसिक्यूटर, है ना? स्टेट के नाम पे होता है तो स्टेट तो बाद में रोल आता है ना, पहले किसी ने इंस्टिगेट किया, इनिशिएट करवाया, है ना? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि वो प्राइमरीली और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए प्रोसिक्यूशन के लिए, है ना? केवल पुलिस को किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे देना उसके द्वारा प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा, है ना? केवल पुलिस को इंफॉर्मेशन, जो चीज हमने देखा था कि प्रोसिक्यूशन के बारे में, वही चीज डिफेंडेंट यानी जो पर्सन इंस्टीट्यूट कर रहा था प्रोसीडिंग, उसके क्रम में भी, उसके रिगार्ड्स में भी यही बात मेन है कि केवल वो अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देता है, कोई भी पर्सन, कोई भी क्राइम होगा तो हम लॉ तो ये आपको ये तो चाहता है लॉ कि अगर कोई भी क्राइम हो तो इंफॉर्मेशन आप पुलिस को दे दीजिए, लेकिन हम दे देंगे और बाद में साबित नहीं होता है, तो क्या इसके लिए हम हमको मेरे ऊपर अगेंस्ट जो है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का के लिए कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है? नहीं, है ना? अदरवाइज तो फिर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा। तो पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन दे देना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। एक केस है फ्रेंड्स, पांडुरांग दत्ता आर्या पांडुरांग दातर वर्सेस हरि केशव, है ना? AIR 1949 बॉम्बे 100, है ना? ये आप देखेंगे साइटेशन। तो इस केस में एक पर्सन ए, मान लीजिए पर्सन ए अपने दुकान में हुए थेफ्ट के लिए FIR लॉन्च करवाता है और उसमें अपने सर्वेंट बी का नाम दे देता है। ए FIR लॉन्च करवाता है और अपने सर्वेंट बी का नाम दे देता है एज अ सस्पेक्ट। बी को अरेस्ट कर लिया जाता है और मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में उसको भेज देता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पाती है कि बी के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और बी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद बी जो है ए के ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट करता है। तो कोर्ट हेल्ड करती है, जो सर्वेंट है वो अपने जो मास्टर है उसके अगेंस्ट केस फाइल करता है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करता है। कोर्ट हेल्ड करती है कि ये केस प्लेंटिफ जो बी है, प्लेंटिफ सेकंड वाले केस में डिफेंडेंट ए यानी अपने मास्टर के द्वारा जो प्रोसिक्यूशन किया गया ये स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिफेंडेंट ने केवल पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया था, उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने आगे का कार्य किया था, है ना? उसने केवल इंफॉर्मेशन दिया था कि ये सस्पेक्ट है, हो सकता है ना? सर्वेंट का नाम दिया, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है कि उसने जो है एक्टिव रोल प्ले किया। एक्टिव रोल प्ले ये एग्जाम्पल नहीं है ना? ये इसमें एक्टिव रोल प्ले नहीं दिख रहा है ना? और इसको अगर थोड़ा डिटेल में समझना है तो एक और केस देखिए। केस ये है बाल बहादुर वर्सेस बद्री शाह, है ना? इस केस में प्रिवी काउंसिल ने एक इंपॉर्टेंट बात कहा था, बहुत पहले का केस है ये। इसमें प्रिवी काउंसिल ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जहां भी प्रोसिक्यूशन प्राइवेट पर्सन के द्वारा नहीं हुआ हो, है ना? प्रोसिक्यूशन प्राइवेट पर्सन के द्वारा नहीं हुआ हो, वहां लिटरल सेंस में किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है फाइल नहीं किया जा सकता है ना? और ये प्राइवेट पर्सन कब है? प्राइवेट पर्सन के पास अब प्राइवेट इंडिविजुअल को मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कब कहा जाएगा, है ना?
प्राइवेट पर्सन अगर नहीं फाइल करता है, प्रोसिक्यूशन पुलिस कर रही है, पुलिस आगे का कार्य कर रही है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आगे का कार्य पुलिस डिसाइड कर रही है। तो वहाँ पे पुलिस अपना दिमाग यूज़ कर रही है ना? अपना माइंड इस्तेमाल कर रही है, उसके आगे से वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी चीज़ कर रही है, वो पुलिस कर रही है। मैंने केवल इन्फॉर्मेशन दिया था, सो इट डज़न्ट मीन कि हमने मेरे द्वारा प्रोसीडिंग को इंस्टिगेट करवाया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना? अब प्राइवेट इंडिविजुअल को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कब कहा जाएगा, है ना? ये तब कहा जाएगा बेसिकली जब कंप्लेंट लॉन्च होने से आगे कुछ किया जाए। केवल कंप्लेंट लॉन्च करना नहीं, merely giving information to authorities can lead to prosecution, but it does not necessarily means it is a prosecution, है ना? उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उस पर्सन का एक्टिव रोल होना चाहिए। और एक्टिव रोल कैसे होगा, है ना? जब उस पर्सन के द्वारा ये कैसे साबित होगा, जैसे जिस पर्सन ने फॉल्स केस किया होगा, तो वो अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा, है ना? और वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से जो है उसको दोष सिद्ध साबित कर दिया जाए, है ना? तो वो पर्सन जो है प्रोसीडिंग के द्वारा एक्टिव रोल तब कहा जा सकता है जब वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है कि दूसरे पर्सन जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है उसको कन्विक्ट कर लिया जाए, है ना? तो वो क्या कर सकता है, चार्ज बनने में उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल। तो इस केस में जब वो ऐसा करता है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो चार्जेस लगाई गई हैं वो जो उसके द्वारा चार्ज बनने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, वो बेस्ट एफर्ट लगाता है और उसके लिए वो डिफरेंट चीज कर सकता है, जैसे वो विटनेस को ला सकता है, फॉल्स विटनेसेस को जानबूझ करके ला सकता है ताकि पुलिस ऑफिसर ये कन्विंस हो जाए कि यस क्राइम इसके द्वारा किया गया है ना? और वो अपने आगे के प्रोसीडिंग्स में उसको फिर चार्ज में उसका भी नाम डाल दें, है ना? तो इन अगर ऐसा कुछ परिस्थिति होता है तो वो वहां पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? और प्रिंसिपल पार्ट माना जाएगा, प्राइमरीली एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो उस केस में माना जाएगा कि प्राइमरीली एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, है ना? ये टर्म ध्यान में रखिएगा, प्राइमरीली एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ना तब माना जाएगा। यही हेल्ड किया गया था, एक केस है इसमें मैंने शायद दिया है कि नहीं, एक केस और है, पन्ना लाल वर्सेस श्री कृष्णा, पन्ना लाल वर्सेस श्री कृष्णा, यस मैंने दिया है यहाँ पे पन्ना लाल वर्सेस श्री कृष्णा। यही हेल्ड किया गया था कि जब तक ये बातों के लिए कोई एविडेंस नहीं हो जो हमने देखा अभी तक कि प्राइमरीली एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ना? उसने एक्टिव रोल प्ले किया, बेस्ट एफर्ट लगाया, अगर ये सब चीजें नहीं है तब तक नहीं माना जा सकता है कि उसने जो है प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करवाया किया है ना? और तब तक जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तो पहला ही इंग्रेडिएंट्स फॉलो नहीं हुआ तो फिर वो नहीं होगा। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था पन्नालाल वर्सेस श्री कृष्णा में? इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, इसका भी फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि पन्नालाल जो है वो श्री कृष्णा पर, पन्नालाल जो है वो श्री कृष्णा पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सूट फाइल करते हैं क्योंकि श्री कृष्णा ने, जो श्री कृष्णा है उसने पुलिस कंप्लेंट किया था कि की जो डकैती या डकैती की गई थी उसमें उसने इन्वेस्टिगेशन में उसने पन्नालाल का नाम ले लिया था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने पन्नालाल का नाम ले लिया था श्री कृष्णा ने। पन्नालाल को सेक्शन 395 आईपीसी, है ना, 395 आईपीसी के तहत प्रोसिक्यूशन किया गया और अल्टीमेटली उसको फिर एक्विट कर दिया गया था। अब उस समय जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, मध्य भारत उस समय ज्वाइंट था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सब ज्वाइंट थे, तो उस समय मध्य भारत हाईकोर्ट ने हेल्ड किया था कि श्री कृष्णा ने केवल डकैती के रिगार्डिंग पन्ना लाल का नाम डिस्क्लोज किया था, लेकिन उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, जैसे फॉल्स विटनेस पेश करना या फिर कुछ और अदर मीन्स एंड मैकेनिज्म इस्तेमाल करना कि किसी भी तरह से पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये साबित हो जाए कि अब जो है ये केस फाइल किया गया है। ये बेसिकली ऐसा हुआ है कि जो पर्सन अदर पर्सन है पन्ना लाल जो है वो कन्विक्ट हो ही जाए, ऐसा नहीं उसने सिर्फ केवल नाम लिया था, उसको ऐसा लगता है जो उस इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछा गया था उस हिसाब से उसने जवाब दिया था। अब इसके आगे एक और पुराना केस देख लीजिए, गया प्रसाद वर्सेस भगत सिंह, है ना? गया प्रसाद वर्सेस भगत सिंह, इसका जो रेफरेंस है, साइटेशन है ILR 1908 प्रिवी काउंसिल, ये भी प्रिवी काउंसिल का केस, बहुत पुराना केस है, 1908 का केस है। तो इस केस में प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि कंप्लेंट करने से पहले, कंप्लेनेंट का जो कंडक्ट है कंप्लेंट करने से पहले और कंप्लेंट करने के बाद उन दोनों को देख करके डिसाइड किया जा सकता है कि कोई पर्सन रियल प्रोसिक्यूटर है कि नहीं। जैसे अगर कंप्लेन करने वाला ये जानता था कि उसके द्वारा लगाया गया चार्ज फॉल्स है तो वो पुलिस को मिसलीड करने के लिए फॉल्स एविडेंस लाएगा, है ना? वो लाएगा फॉल्स एविडेंस ताकि एक्यूज को कन्विक्ट हो सके, है ना? वो प्रोसिक्यूटर, तब वो प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। अगर वो ऐसा करता है ना? फॉल्स एविडेंस लाता है, मिसलीड करने का कोशिश करता है, तब वो प्रोसिक्यूटर है, तब वो प्रोसिक्यूटर है। और जब तभी वो हमारा फर्स्ट एसेंशियल कंप्लीट होगा, है ना?
इसलिए कंप्लेंट के बाद यदि कंप्लेनेंट पुलिस को मिसलीड करता है फॉल्स विटनेसेस ला करके या पुलिस को इन्फ्लुएंस करता है अपने असिस्टेंस से ताकि मजिस्ट्रेट के पास जो ट्रायल हो है, वो स्टार्ट हो सके और ट्रायल स्टार्ट होगा तो फिर हो सकता है कि धीरे-धीरे कन्विक्शन हो सकता है ना? तो प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा इस केस में। और ये कैसे डिसाइड होगा तो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा, है ना? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो होंगे उसके आधार पे हम देखेंगे। तो इस केस में कितना अच्छा प्रिवी काउंसिल ये चीज़ पॉइंट आउट किया कि कंप्लेनेंट का कंडक्ट क्या है पहले और बाद में कंडक्ट क्या है, इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और केस है फ्रेंड्स टीएस भट्टा वर्सेस एके भट्टा। इस केस में एके भट्टा जो है, जो कि डिफेंडेंट है, वो रियल प्रोसिक्यूटर उनको माना गया क्योंकि एके भट्टा ने जो है बेसिकली जो टीएस भट्टा है जब उनके ऊपर उसने केस किया था तो सेशन जज के पास उसने रिवीजन पिटीशन भी दायर किया था, है ना? रिवीजन पिटीशन भी दायर किया था। उसने जो है विटनेस के रूप में अपना एग्जामिनेशन भी दिया था और हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन में भी उसने अपने आप को पार्टी के रूप में शामिल किया था। तो देखिए उसका रोल कितना एक्टिव है, उसने कितना एक्टिव रोल प्ले किया है, जबकि वो जानता था कि चार्ज फॉल्स है ना? उसने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया। तो उसके कंडक्ट दिखा रहे हैं कि वो रिवीजन पिटीशन में शामिल हो रहा है, उसके बाद वो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हो रहा है, उसमें आ रहा है, अपने आप को पार्टी बना ले रहा है। तो वो जो है एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इसलिए वो जो है अब प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा, वो प्रोसिक्यूटर है। तो ये था फ्रेंड्स हम लोग का फर्स्ट इसेंशियल। ये जब प्लेंटिफ को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कंपनसेशन चाहिए तो वो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले प्रूफ करेगा। पहला क्या एलिमेंट है कि प्रोसिक्यूशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। इसमें दो बातें हैं, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और डिफेंडेंट के द्वारा मतलब जिसे कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा है उसके द्वारा जिसके से कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा है उसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया होना चाहिए। ये प्रूफ कब होगा, है ना? बेसिकली इसमें दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा। पहला कि प्रोसिक्यूशन हुआ और ये कब प्रूफ होगा कि प्रोसिक्यूशन हुआ, ये जब जुडिशियल अथॉरिटी के समक्ष प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, है ना? पुलिस ऑफिसर के पास, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इंफॉर्मेशन देना प्रोसिक्यूशन नहीं है। जहां तक बात है क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी का तो वो मैं हम लोगों ने देख लिया, दो केस डीएन बंदोपाध्याय और जगदीश चंद्र कपूर चंद का केस हम लोगों ने देख लिया। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट देख लिया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट देख लिया। उसके बाद फिर जो है प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होगा, प्रोसिक्यूशन कब स्टार्ट हुआ माना जाएगा, तो इसके लिए एक बात हम लोगों ने देखा कि समन एक टेस्ट ये हो सकता है कि समन जो है वो इशू किया गया कि नहीं, कोर्ट रिप्लाई के लिए समन इशू किया गया कि नहीं कोर्ट के द्वारा, है ना? तो ये बातें थी, हमारा पहला वाला प्रोसिक्यूशन है कि नहीं और दूसरा कि डिफेंडेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट हुआ कि नहीं, यानी डिफेंडेंट जो है वो प्रोसिक्यूटर है कि नहीं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के पर्पज के लिए, है ना? तो ये हम जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टार्ट किए किसके द्वारा किया जाता है, वो स्टेट के नेम में होता है ना? तो स्टेट होना चाहिए लेकिन स्टेट तब आता है ना जब उससे पहले कुछ कोई पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बाद इन्फॉर्मेशन देने मात्र से वो प्रोसिक्यूटर नहीं है हमारे पर्पज के लिए फॉर द पर्पज ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। वो तब माना जाएगा जब उसने एक्टिव रोल प्ले किया, है ना? जैसे अगर अगर इस तरह से आप देखें कि कोई पर्सन जो है पुलिसमैन के पास जाता है कि मेरा कोई चीज़ चोरी हो गया है ना? वो बताता है, कोई भी वस्तु चोरी बताता है और पुलिसमैन जो है अपना इन्वेस्टिगेशन उसके बस इतने कहने से अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और इंक्वायरी करके किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या मैंने प्रोसिक्यूशन किया? मैं कुछ नहीं करता हूँ उसके बाद। मैं बस इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, बहुत बार हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, तो उससे इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद पुलिस अपना इंक्वायरी करके किसी को अरेस्ट कर लिया। तो ये तब तक नहीं माना जाएगा, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। ये बेसिकली मैं प्रोसिक्यूशन नहीं हूँ, है ना? मैं प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, है ना? अगर पुलिस को अरेस्ट भी कर लेती है किसी को भी तो यहाँ मैं प्रोसिक्यूटर तब माना जाऊँगा जब मैं किसी पर्सन को फँसाने के लिए फ़ॉल्स विटनेसेस लेके आऊँगा, मैं एक्टिव हो जाऊँगा, मैं एक्टिवली रोल प्ले करूँगा। एक्टिव तो सबको ही होगा जब किसी का सामान होगा, लेकिन एक्टिव रोल प्ले करना किसी को पूरी तरह से लायबल ठहराने के लिए, उसको कन्विक्ट करवाने के लिए फ़ॉल्स एविडेंस लेके आना, है ना? गलत तरीके से जो है कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, है ना? किसी भी तरह से किसी पर्सन को न उसका कोई कनेक्शन भी नहीं लेकिन उसको अननेसेसरी उसके अगेंस्ट चीज़ें करना ताकि किसी भी तरह से पुलिस उसको अरेस्ट कर ले और उसके ऊपर कोर्ट के सामने पेश हो जाए, है ना? चार्ज फ्रेम हो जाए। तो ये जब किया जाएगा तो फिर माना जाएगा कि डिफेंडेंट जो है, जो बेसिकली मैं जो हूँ वो प्रोसिक्यूटर हूँ, है ना? तो ये चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट में देखा। अब चूँकि वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमको लगता है 1 आवर हो गया होगा, तो हम लोग बाकी के जो अदर 4 जो एसेंशियल्स है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और सारे एसेंशियल्स। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, केवल डिपेंडेंट रहेंगे, तो कोई भी जो है चैनल, कोई भी वीडियो जो है परफेक्ट नहीं है, कोई हेल्प नहीं होगा। आप जाइए बुक रीडिंग कीजिए और अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिए जो पैराग्राफ मैं बता रहा हूँ, जस्ट गो एंड उसको हाइलाइट कर लीजिए, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए और चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे इसको समझाना है, इस फर्स्ट वाले जो एसेंशियल्स है, इसको समझाना है, तो उसके लिए कुछ एसेंशियल टर्म्स हैं, है ना? वही टर्म्स अगर आप एग्ज़ाम्स में लिखेंगे या वही टर्म्स हमेशा
एडवोकेसी के दौरान यूज करेंगे तो अच्छा लगता है और वो ही इफेक्टिव होता है ना? तो इसलिए ये फर्स्ट एसेंशियल हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स। अब आगे जो है इसमें अगर कोई पॉइंट छूट भी गया होगा तो वो जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करते ही हैं वहां हो जाएगा, अदरवाइज जो कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन रेगुलर डालते हैं वहां हो जाएगा, है ना? तो ये इतना ही रहने देते हैं। अभी आगे जो है नेक्स्ट हम लोग जो अदर इसेंशियल्स है उसको हम लोग देखेंगे, है ना? क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो जाए और थोड़ा-सा एक ही तरह का केस आते-आते थोड़ा-सा ये दिमाग भी ये ना हो जाए। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम लोग पार्ट 2 के रूप में आगे के जो इसेंशियल्स है उसको देखेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़।